नमस्कार। आज इस नए एक्सप्लेनर में हम मई 6, 2026 के उस लाइव मार्केट ब्लूप्रिंट का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जिसने लिटरली सारे अंदाजों को पलट कर रख दिया। ये कोई आम दिन नहीं था दोस्तों, ये क्लासिक वी शेप्ड रिकवरी और प्योर कन्विक्शन की ऐसी कहानी है जो चार्ट पर बिल्कुल छप गई है। चलिए सीधे डेटा में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर दलाल स्ट्रीट पर उस दिन हुआ क्या। बुल्स की दहाड़ और बेयर्स का खात्मा सुनकर थोड़ा ड्रामेटिक लगता है ना, पर वाकई ये सिर्फ एक कोट नहीं, उस दिन दलाल स्ट्रीट का बिल्कुल रॉ इमोशन था। मार्केट में एक ऐसी वेव आई जिसने डर को एक झटके में वेल्थ क्रिएशन में तब्दील कर दिया। सोचिए, जो लोग पिछले दिन डर के मारे अपना पोर्टफोलियो खाली करके बैठे थे, उन्होंने कितना बड़ा मौका मिस किया। आज का दिन तो प्योरली बुल्स के नाम था। और इस इमोशन का सबसे बड़ा प्रूफ नंबर्स में साफ झलकता है। सेंसेक्स सीधा 900 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। निफ्टी ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गैप अप ओपनिंग दी और सीधा 24,300 के अहम मार्क को फतेह कर लिया। मतलब इस तेजी ने मार्केट के सारे स्केप्टिक्स का मुंह एकदम बंद कर दिया था। तो इस विश्लेषण का रोड मैप क्या रहेगा? पहले दलाल स्ट्रीट रिबाउंड को देखेंगे, फिर द ऑयल पीस प्रीमियम को समझेंगे, उसके बाद सीधा बैंकिंग और ऑटो कैटलिस्ट्स, फिर सेक्टोरल विनर्स और टेक्निकल्स में जो फियर टू ग्रीड का शिफ्ट आया है उसे डिकोड करेंगे, और आखिर में मार्केट आउटलुक पर भी फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द दलाल स्ट्रीट रिबाउंड। इंट्राडे ट्रैजेक्टरी पर नजर डाली जाए तो ये एक एब्सोल्युटली टेक्स्ट बुक वी शेप्ड रिकवरी थी। पहले 23,800 और 24,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल्स पर एक सॉलिड बेस बना, और फिर वहां से जो जबरदस्त बाउंस बैक मिला उसने हर टेक्निकल चार्ट का रुख ही बदल दिया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, द ऑयल पीस प्रीमियम। आखिर इस मैसिव डोमेस्टिक रैली के पीछे के ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या थे? आइए इसको डिकोड करते हैं। यहां एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, पीस प्रीमियम। जब भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स शांत होते हैं तो एनर्जी प्राइसेस में एक अचानक गिरावट आती है। अमेरिका और ईरान के बीच नए डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की खबर आई और यूएस का प्रोजेक्ट फ्रीडम पॉज हुआ। इस एक डेवलपमेंट ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट से वॉर प्रीमियम पूरी तरह हटा दिया, और इसका नतीजा पूरे ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त न्यूट्रल रिस्क ऑन सेंटिमेंट वापस आ गया। ये देखिए डेटा क्या कहता है। ब्रेंट क्रूड जो अप्रैल के आखिर में $126 पर बैरल पर तापिश बढ़ा रहा था, वो क्रैश होकर सीधा $99 के आसपास आकर शांत हो गया। हम सब जानते हैं कि जब तेल सस्ता होता है तो अपनी इंडियन इकोनॉमी की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, इंपोर्ट प्रेशर काफी कम हो जाता है। साथ ही हमारा रुपी जो 95.43 के लेवल पर स्ट्रगल कर रहा था, वो स्टेबलाइज होकर 94.61 पर आ गया। इस स्टेबलाइजेशन ने सीधा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक क्लियर ग्रीन सिग्नल दिया कि एफआईआई कैपिटल फ्लाइट अब रुक चुकी है। तीसरे सेक्शन पर आते हैं, बैंकिंग और ऑटो कैटलिस्ट्स। ग्लोबल फोर्सेस तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर उन इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स का क्या, जिन्होंने मार्केट हेवी वेट्स को आगे बढ़ाया? यहां सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एचडीएफसी बैंक का है। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के रेजिग्नेशन के बाद मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने क्लियर किया कि बैंक के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है, सब कुछ पलट गया। इस क्लीन चिट ने एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर कर दी। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर 3.07% शूट अप होकर 795.95 रुपीज पर पहुंच गया, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने भी नया ब्रेकआउट दे गया। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, ऑटो सेक्टर ने भी इस रैली में अपना पूरा दम दिखाया। बजाज ऑटो का स्टॉक 3% उछला, क्योंकि बोर्ड फ्रेश शेयर बायबैक कंसिडर कर रहा है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैपिटल रिटर्न्स का सॉलिड इशारा है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स के नंबर्स तो देखिए। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स सीधा 31.1% ऊपर गईं, और उनके डोमेस्टिक ईवी सेल्स में माइंड ब्लोइंग 72.1% का जंप आया। इस स्ट्रक्चरल ईवी शिफ्ट ने अकेले ही निफ्टी ऑटो इंडेक्स को 1% ऊपर खींच लिया। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, सेक्टोरल विनर्स एंड ब्रेकआउट्स। ये मोमेंटम सिर्फ बैंकिंग और ऑटो तक ही लिमिटेड नहीं था। बाकी सेक्टर्स का क्या हाल रहा, चलिए उसका विश्लेषण करते हैं। मार्केट का ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन इन तीन की सेक्टर्स में बिल्कुल साफ था। आईटी सेक्टर में हमारे ऑफशोर टेक हब्स ने $98.4 बिलियन का एक बड़ा रेवेन्यू माइलस्टोन क्रॉस किया। वहीं फार्मा सेक्टर अपनी हमेशा वाली डिफेंसिव रेजिलियंस के चलते 2% से ज्यादा की तेजी में रहा। और एफएमसीजी को कैसे भूल सकते हैं, मारिको ने तो पिछले 7 साल का नूलल डिमांड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और 843.15 करोड़ रुपए का ऑल टाइम हाई Q4 प्रॉफिट दर्ज किया। ग्राउंड लेवल पर कंज्यूमर सेंटिमेंट सुधरने का इससे बढ़िया सबूत और क्या होगा। पर अगर इस पूरे सेशन का कोई एब्सोल्यूट सुपरस्टार था तो वो था कोफोर्ज। भाई अकेले 10% का मैसिव जंप। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, राइट? जैसा हमने पहले बात की, क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने का नुकसान उन स्टॉक्स को उठाना पड़ा जो डायरेक्टली ऑयल से जुड़े थे। इसलिए ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जैसे जायंट्स इस शानदार तेजी के बावजूद लूजर्स की लिस्ट में दिखाई दिए। अब आते हैं पांचवें सेक्शन पर, टेक्निकल्स, फियर टू ग्रीड। क्योंकि हम जानते हैं मार्केट सिर्फ न्यूज पर नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी और टेक्निकल लेवल्स पर चलता है। आइए इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को नंबर्स के लेंस से देखते हैं। इस फियर और ग्रीड के मुकाबले को ध्यान से समझते हैं। फियर फेज में क्या हुआ था? यूएई अटैक्स के टाइम इंडिया विक्स, जो मार्केट का फियर गेज होता है, वो ऑलमोस्ट 20 के करीब पहुंच गया था। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करके मार्जिन टू मार्केट लिक्विडेशंस झेल रहे थे। पर वहीं आता है ग्रीड फेज।
जब आम ट्रेडर्स डर के मारे एग्जिट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs इस पैनिक को एग्रेसिवली बाय कर रहे थे। जैसे ही सिचुएशन क्लियर हुई, इंडिया विक्स 7% कूल डाउन होकर 16.7 पर आ गया। एकदम से फियर वैनिश हुआ और प्योर अपॉर्चुनिटी ने मार्केट को डोमिनेट कर लिया। टेक्निकल एनालिसिस में एक आम टर्म यूज होती है डेथ क्रॉस। इसका मतलब है जब किसी स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज उसके 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस कर जाता है। यूजुअली इसको वीकनेस का बहुत बड़ा साइन माना जाता है। पर कैच देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पर यह सेम पैटर्न बनने के बाद भी स्टॉक 3.68% ऊपर भागा। इसलिए कहा जाता है कि जब कंपनी के फंडामेंटल ग्रोथ ड्राइवर्स स्ट्रांग हो तो ऐसे लैगिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स स्टॉक की रफ्तार को रोक नहीं सकते। ब्रॉडर मार्केट के टेक्निकल्स और भी इंटरेस्टिंग हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम निफ्टी का RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, बिल्कुल 30 के आसपास। फिर मैथमेटिक्स बदलनी शुरू हुई। गेन्स के मोमेंटम ने अचानक लॉसेस को आउटपेस करना स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट 50 से 60 के जोन में एक पिक्चर परफेक्ट बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला। इस शानदार मोमेंटम के दम पर निफ्टी अपने 50 डे EMA के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोज हुआ, 24,150 के अहम पिवट रेजिस्टेंस को चीरते हुए। अब सबसे जरूरी सवाल, छठे और आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो। इतना डेटा और ट्रेंड डिकोड करने के बाद अगले सेशन की तैयारी कैसे की जाए? ये रहा क्लियरली डिफाइंड एक्शन प्लान। अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है और निफ्टी 24,330 के ऊपर होल्ड करता है तो निगाहें सीधा 24,450 से 24,650 के लेवल्स पर होंगी। दूसरी तरफ बेरिश केस में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल डिप्लोमैटिक इशू या डॉलर इंडेक्स में स्पाइक आता है तो इंडेक्स वापस 24,000 के बेस सपोर्ट पर आ सकता है। और अगर कंसोलिडेशन हुआ तो 24,200 से 24,400 के बीच Q4 अर्निंग्स के इंतजार में टाइम बिताया जा सकता है। स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स, खासकर 24,150 से 24,200 के अराउंड, जहां हाई बीटा बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स फोकस में रखे जा सकते हैं। पर बिल्कुल याद रखने वाली बात है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना किसी भी मार्केट में खतरनाक होता है। तो इन सारे फैक्ट्स और नंबर्स को डाइजेस्ट करने के बाद बस एक अहम सवाल बचता है। इंडिया विक्स अब ठंडा पड़ चुका है और पीस प्रीमियम मार्केट में कंप्लीटली प्राइस इन हो गया है। तो क्या ये एक सच्चा डेफिनेटिव ट्रेंड रिवर्सल है या फिर अगली बड़ी वॉलेटिलिटी वेव आने से पहले का एक छोटा सा शांति का पल? बहुत ही सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए बने रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप एनालाइजिंग।